प्रकाश जी, क्या है ना कि अगर मैं आपकी जगह कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होता और मेरे नेतृत्व में पांचों की पांचों सीटें हार जाती तो मैं 1 मिनट में सोचता और इस्तीफा दे देता। शर्म के मारे ही दे देता मैं। आपने क्यों नहीं दिया अभी तक? अच्छा, एक और बात कहते हैं लोग तो कि इनके भाई जो है भाजपा में है, आप कांग्रेस में इसलिए डटे हुए हैं दोनों भाई, मतलब एक भाजपा में एक कांग्रेस में, ताकि इनका बिजनेस की जो सुरक्षा है वो बनी रहे। लोकसभा चुनाव की तरफ आप भी देख रहे हैं, सांसद की कुर्सी की तरफ कहीं मुझे मिल जाए टिकट। राजनीतिक फायदा उठाना सीखो आप लोग धर्म के नाम पर। ये स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी आपको, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा कांग्रेस का आने वाले समय में। अच्छा, राजगढ़ के जो कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे क्या हार का? 100%। 100%। अच्छा, इस चुनाव के बाद भाजपा तो ज्वाइन नहीं कर लेंगे आप? जनता के मन में चलती है ये अरे बात। हम तो वैसे ही फकीर है। आपके जैसा फकीर मुझे बनाए सबसे पहले भगवान। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव जो है पूरे हुए हैं। आने वाले लोकसभा में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो शख्सियत हमारे बगल में बैठे हुए हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नाम प्रकाश जी पुरोहित है। अभी कांग्रेस के वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं राजगढ़ से। और इनसे खूब सारे सवाल पूछेंगे, खूब सारी बातचीत करेंगे। हार की वजह पूछेंगे कि भाई क्या वजह रही कि कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से राजगढ़ जिले में हारी है। और भी तमाम सारे जनता के सवाल रहेंगे और सामने जो है प्रकाश जी पुरोहित जवाब देंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। प्रकाश जी, पहला सवाल तो यही है कि इतनी करारी हार, आपने उम्मीद की थी इस हार की कि इतनी करारी हार होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अनपेक्षित रिजल्ट है। और यहाँ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ही जो रिजल्ट आए हैं वो मतलब ऊपर नेतृत्व तक जो है इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। हम तो बिल्कुल मतलब तैयार थे कि हमारी जो आकलन था वो था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी निश्चित रूप से। और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने, और बल्कि ये कहना चाहिए कि 2020 से आदरणीय राया साहब और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी मेहनत की गई थी। और ग्राउंड स्तर तक मतलब जो सिस्टम था वो ये था: जिलाध्यक्ष, फिर ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक के फिर ब्लॉक को हमने मंडलों में विभाजित किया, मंडलम के बाद हमने सेक्टर बनाए, और सेक्टर के हमने पोलिंग बूथ कमेटी और बीएलए की नियुक्ति करी। ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इसमें ये रहा है ना कि जो जिनको पद मिल गए उन्होंने तो जिम्मेदारी अपनी ले ली कि मैं वोट दे दूंगा कांग्रेस में, लेकिन वो जो अपने साथ लोगों को जो लाना था ग्राउंड लेवल पर शायद कांग्रेस का कार्यकर्ता वो वर्क नहीं कर पाया। नहीं, बात मैं आपसे एक निवेदन करूं, इस चुनाव में चूंकि हमारा कार्यकर्ता भी ये बिल्कुल सोचे बैठा था कि सरकार आ रही है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी नेताओं ने जी जान से मेहनत करी। इसको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष हूं, बल्कि हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो है उसने इस प्रकार से मेहनत करी जैसे वो पंचायत का चुनाव लड़ रहा हो। नहीं तो कुछ दल बदलू कार्यकर्ता भी तो हैं आपके, जैसे ही बीजेपी जीती उधर हो गए वो लोग। तो ऐसे लोग, ऐसे कार्यकर्ताओं से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये सभी दल में पाए जाते हैं समय के साथ साथ, और जो समय के साथ चेंज करते हैं वो सही से राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति का मतलब केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है। जिन लोगों का मकसद केवल सत्ता प्राप्त करना होता है वो अपना फायदा देखते हैं, वो अपना हानि लाभ देखते हैं। राजनीति का जो मानदंड है, जो आज हम जो मतलब जो चले गए हैं, उनका राजनीति करना नहीं है। सेवा में काहे का, सत्ता किसी की भी हो, हम सेवा कहीं भी कर सकते हैं यदि आप में जज्बा है करने का। तो रिलेवेंट है कि सत्ता रहे या नहीं रहे। चुनाव एक उसका अंग है, राजनीति का एक अंग चुनाव है, लेकिन हम चुनाव को मानदंड समझ बैठे हैं कि चुनाव जीत गए तो आपने मेहनत करी। कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है उसका मनोबल भी तो टूटा है ना प्रकाश जी, क्योंकि इतनी करारी हार तो किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी, आप भी ये बोल रहे हैं। तो मनोबल तो निश्चित तौर पर टूटा है। अब कैसे उभर पाएंगे और कैसे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और कौन रिस्क लेगा लोकसभा चुनाव लड़ने की कांग्रेस से? राठौड़ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, सन 77 में सन 77 में श्रीमती इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई थी। स्वयं प्रधानमंत्री थी, वो खुद चुनाव हार गई थी, अपना चुनाव खो दिया था। हालांकि उस टाइम पे सीटें ज़्यादा आई थी, लेकिन मैंने आपको एक बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जो बेसिक कार्यकर्ता है, जो मूल कार्यकर्ता है, वो न डरा है न डरेगा।
और इसलिए उसका जो डीएनए में जो संघर्ष करने की क्षमता है, हाँ कुछ लोग चले गए हैं, हाँ कुछ थोड़ी बहुत मायूसी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अब भी, मैं नाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं चुनाव लड़ने के लिए और अच्छे लोग इंटरेस्टेड हैं। लोकसभा चुनाव की तरफ आप भी देख रहे हैं, सांसद की कुर्सी की तरफ, कहीं मुझे मिल जाए टिकट? नहीं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि पार्टी जिसको भी आदेशित करेगी, राजा साहब जिसको भी आदेशित करेंगे, या हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, वो जिनको भी आदेशित करेंगे, हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे और पूरी दमदारी के साथ लड़ेंगे। ये मोदी और राम लहर जो आई है, कैसे निपटेंगे इससे? और 29 में से अब की बार कितनी सीट लेकर आ पाएंगे? देखिए राठौर साहब, समय कभी एक जैसा नहीं रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है अब। मतलब जो बीजेपी का ये जो है ना, ये जो समय है, राजनीति को उनने धर्म के साथ मिक्सअप करके और धर्म के नाम पे वोट मतलब कबाड़ने का प्रयास किया है, वो किया जा रहा है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि राम मंदिर पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा है। भगवान राम के हम भी भक्त हैं। इस देश के तो आपने निमंत्रण नहीं ठुकरा दिया राम जी का, जाना चाहिए था आप लोगों को। ये तो आप सोने की ईंट पर पैर रखकर निकल गए। मैं आपको एक निवेदन करूं कि हमारे जो शंकराचार्य हैं, जैसे धर्म के हमारे मतलब जैसे राजनीति में प्रधानमंत्री होता है या अध्यक्ष होता है, इसी प्रकार हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य हैं चारों पीठ के, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। जब हमारे शंकराचार्य जो हमारे धर्म गुरु हैं, जब वो शंकराचार्य को आप नहीं बुला रहे हो या उनने मना कर दिया है, किसी के आधार पे तो मना किया होगा। शंकराचार्य तो बाद में मना करके गए थे, आपने तो पहले ही निमंत्रण ठुकरा दिया था ना पहले। ये तो शंकराचार्य तो बहाना हो गया ना, अब लेकिन फंस गई है कांग्रेस इसमें। नहीं, मैं तो नहीं सोचता हूँ, क्योंकि जब राम मंदिर का चंदा हुआ तो राजा साहब ने चंदा दिया, अपने खिलचीपुर महाराज प्रियव्रत सिंह जी ने चंदा दिया, हमने दिया, सबने चंदा दिया उसमें। अगर चंदा देना सब कुछ नहीं होता है। लोगों के मन में तो इमेज बन गई ना कि अब तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, लोग नारे लगाते हैं आपके खिलाफ। देखिए ऐसा है कि किसके किसके खिलाफ नहीं लगे नारे, समय जब आता है ना, किसके खिलाफ नहीं लगे, तो उनके कहने से वो डिसाइड करेंगे क्या कि हम राम भक्त हैं कि नहीं है। ये श्रद्धा का प्रश्न है, ये विश्वास का प्रश्न है कि हम राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हमारे जितने भी दल के लोग हैं, मतलब मैं तो उस टाइम पे भी गया जब रामलला टेंट में विराजमान थे तब, और हमारे घर के। अच्छा लगा था क्या रामलला को टेंट में देखकर? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, रामलला के कांग्रेस का शायद आपको अच्छी तरह याद होगा कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो ये जानते हैं कि राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए थे? राजीव गांधी ने खुलवाए थे। उस टाइम पे राजीव गांधी जी थे, उनने राम मंदिर के ताले खुलवाए। उनके नक्शे कदम पर ही चल लेते तो अभी थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता। कहने का मतलब यूं है, राजनीतिक फायदा उठाना सीखो आप लोग धर्म के नाम पर। ये स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी आपको, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा कांग्रेस का आने वाले समय में। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो वोट मांगते हैं वो विकास के नाम पे मांगते हैं। नहीं देती है जनता, जनता नहीं देती है प्रकाश जी। देखिए मैं आपको निवेदन करूं कि आप देखिए कि साल कितने हुए हैं, 10 वर्ष। मतलब मोदी जी को अब 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, केवल 10 वर्ष। उसमें पुलवामा था, इसमें रामला है। और अब वो जो उपलब्धियां बता रहे हैं, मुझे बताइए कौन सी उपलब्धि है उनकी? पुलवामा अटैक भी मोदी जी ने करवाया, कहने का मतलब ये है आपका? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनने करवाया, लेकिन अगर व्यवस्था होती तो वो घटना नहीं होती। उसमें अगर जैसे वो घटना होती, घटना हो गई, लेकिन घटना का आप वो जो है उसका फायदा उठाना, ये एक अलग बात है। दो चीजें हैं। हम वैसी राजनीति नहीं करते हैं। हम चाहे हम चले, हम सत्ता नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम सत्ता में नहीं है, इसका मतलब नहीं कि हम चले गए। मैं आपको एक बात बताऊं, राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं और प्रशांत किशोर ने जो कहा है, उनसे मैं एग्री करता हूं कि 10 साल तक कांग्रेस बहुत सारे चुनाव हारी है, उसके बाद भी आजकल राहुल गांधी पिक्चर में है। और अगर वो उनकी मतलब यात्रा, अगर जो अभी न्याय यात्रा हो रही है, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उसमें जो भीड़ आ रही है, क्यों? मैं अगर 10 साल बाद, 10 साल अगर ये स्थिति बीजेपी की होती तो मोदी जी और को ढूंढते रह जाओगे आप। अच्छा, राजगढ़ के जो कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे क्या हार का? 100%, 100%। हमारा सीधा सा कहना है कि जब वीवीपैट में पर्ची गिरती है, टूट के पर्ची गिरती है उसमें,
7 सेकंड के लिए वो दिखता है कि आपने वोट में क्या दिया है, और ये निश्चित रूप से वो कह रहे हैं कि वो पर्ची कट के और उसमें गिरती है वीवीपैट में, उसको उसे देने में क्या क्या नुकसान हो रहा है? मतलब मुझे राइट है ना, मुझे मैंने किसको वोट दिया ये राइट है मुझे जानने का कि मैंने किसको दिया है। कहने का मतलब यूँ है ना, अगर ईवीएम से इतनी ही दिक्कत है तो कांग्रेस अकेली बहिष्कार कर देगी तो बीजेपी के लेने के देने पड़ जाएंगे। बहिष्कार कर दो चुनाव का कि हम नहीं लड़ रहे भैया, आप ही जीत जाओ। ये बात आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये निर्णय लेना ये हमारा नहीं है, ये निर्णय हमारे जो मतलब जो वरिष्ठ लोगों को आप ही बताएंगे ना महाराज कि आप कीजिए ये निर्णय, जरूरत है आज देश को। साहब एक बात बताऊं मैं आपको कि हमसे वो कम बुद्धिमान नहीं है। राहुल आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने खुद डेमो करके बताया है, और उसमें वोट निकले किसके निकले, डाले किसके और निकले किसके। ईवीएम विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है। हमारा सिर्फ इतना कहना है मत हटाइए ईवीएम को, हम नहीं कह रहे कि आप ईवीएम को हटाइए, हमारा तो सिर्फ कहना इतना सा है कि जो पर्ची कट के वीवीपैट में गिरती है मेरे वोट की, वो पर्ची मुझे मेरे हाथ में आ जाए और मैं उसे बैलेट बॉक्स में डाल दूं। मतलब ये राजगढ़ की 5 सीटें जो हारी है कांग्रेस, ये हार की वजह आप ईवीएम बता रहे हैं? बिल्कुल 100%, 100%। और उसका कारण मैं बता दूं आपको, वो छोटा सा गणित है, बहुत छोटा सा, कि अगर एक मतदान केंद्र पे 25 वोट या 50 वोट का एयरफेयर हो सकता है, इससे 50 वोट का, तो वो 200, या खिलचीपुर में 291 पोलिंग है, अगर 50 वोट का भी एयरफेयर होता है, 25 वोट अगर इधर का उधर कर देती है मशीन, 25 ओनली 25 वोट, तो आप देखिए 14,500 पे जाके बात टिकती है। 14,500 वोट का फेर, मतलब खिलचीपुर में भी मतलब 25 वोट की हेरा फेरी हुई है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ, इससे ज्यादा की हुई है, इससे ज्यादा की हुई है, मैं मानता हूं इस बात को। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं चुनाव हार गया हूं, मतलब कांग्रेस चुनाव हार गई है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई वजह ही नहीं है और बाकी के जो हम चुनाव हार जाएं। नहीं, एक इमोशनल कनेक्शन भी तो था ना हजारी लाल जी के साथ, उनका आखिरी चुनाव था। अभी तो क्या है, दरबार के पास तो और चांस है, और लड़ लेंगे चुनाव, लेकिन उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि आखिरी चुनाव है डोकराबा को तो जितवा दो, ये भी तो एक लहर आई थी ना। तो इनको मानना पड़ेगा आपको कम से कम। नहीं सर, मैं तो इससे एग्री नहीं करता हूँ, वो तो खुले शब्दों में। उसका कारण है, वो वरिष्ठ नेता हैं, 3-4 चुनाव वो लड़ चुके हैं, चुनाव हार भी गए हैं, 3-4 चुनाव हारे हैं, 3 चुनाव जीते भी हैं। हार जीत तो जीवन में चलती रहती है, लेकिन ईमान में ताकत होती है राठौड़ साहब। अगर ईमान आपका अगर कमजोर है, थोड़े समय आपको तकलीफ आ सकती है, सत्य के साथ थोड़े समय तकलीफ आएगी, अपमान भी होगा, लोग बाग फप्तियां भी कसेंगे, और न कहने की बातें भी कहेंगे, लेकिन अगर आप सच के साथ डटे रहे, आप ईमान के साथ डटे रहे, तो निश्चित रूप से एक दिन, क्योंकि हमारा वाक्य जो नोट पे भी लिखा हुआ है, सत्य में विजयते, सत्य की सदा विजय होती है। अच्छा, इस चुनाव के बाद भाजपा तो ज्वाइन नहीं कर लेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, हाँ, क्यों? मैंने पूरी मेहनत करी है, और मेरी विचारधारा है कांग्रेस की, और कांग्रेस की विचारधारा नहीं, एक ऐसी विचारधारा है, ये गांधी की विचारधारा है। गांधी की विचारधारा जो है उससे प्रभावित हूं मैं, कि जिन्हें, मतलब मैंने अभी परसों के रोज फोटो देखा था एक, और मैंने उनको देखा था गांधी को, कि सिर्फ एक धोती पहने हुए हैं, और उनका जो शरीर है वो पूरा वो है, मतलब कपड़े वपड़े नहीं पहने हैं, और पंडित नेहरू उनसे बात कर रहे हैं। राजनीति वहां से शुरू होती है। मेरे दिमाग में एक सोच है, ये राजनीति है, ये राजनीति के आदमी नंगे बदन बैठा हुआ है और बातचीत कर रहा है, ये ईमान की ताकत है। और वो ताकत जो है वो कभी आज कल कम हुई थी ना, थोड़े समय के लिए परेशानी आ सकती है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अच्छा प्रकाश जी, क्या है ना कि अगर मैं आपकी जगह कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होता और मेरे नेतृत्व में 5 की 5 सीटें हार जाती, तो मैं 1 मिनट में सोचता और इस्तीफा दे देता, शर्म के मारे ही दे देता मैं। आपने क्यों नहीं दिया अभी तक? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, एंड मंडली आई वाज प्रिपेयर्ड, पर पलायन हो जाता। कैसे हो जाता? इसलिए कि लोग बाग के पार्टी हार गई तो ये घर चले गए, मतलब बजाय उसको मेहनत करने के। मैं आपको एक निवेदन करूं, 2020 से पहले ना सेक्टर था, ना मंडलम था, ना ये था। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, और मुझे भी इस पॉइंट ऑफ में सोचा था कि मतलब ये करना चाहिए, मुझे इस्तीफा देने का सोच लिया था आपने? सोचा था कि मैंने को ये करना चाहिए, लेकिन दोबारा ये बात दिमाग आया कि यार ये पलायन हो जाएगा,
और कुछ नहीं, क्योंकि पार्टी न केंद्र में सत्ता में है, यहाँ भी सत्ता में नहीं है। पूरे वक्त में पार्टी को छोड़ना मतलब कि वो अखर थी आप। वो आखिर थी, बस उसके पीछे मात्र एक रीजन है, और ये मैं दिल से बात बता रहा हूँ। मतलब ये जो लोग बाग जो कह रहे हैं ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था। और मैं इसलिए कि इस बुरे वक्त में, कि जब कांग्रेस की 50-60 सीटें हैं, सेंट्रल में कोई भी नहीं है, 3 राज्य में हम चुनाव हार चुके हैं, और हर तरफ से कांग्रेस पे हमले हो रहे हैं, हर तरफ से जो जिनमें, और उसके बाद ऊपर से ये 22 जनवरी वाला जो है, और सब तरफ जब ये होता है, और अगर उस टाइम पे अगर मैं चला जाता, उस टाइम पे अगर मैं इस्तीफा दे देता, तो मेरी अंतरात्मा मुझे ये कहती, हाँ अगर कांग्रेस सत्ता में आती, मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, और अगर ये स्थिति अगर होती, मैं 1 सेकंड नहीं लगाता इस्तीफा देने में। अगर मतलब बुरे वक्त की वजह से प्रकाश जी पुरोहित ने इस्तीफा नहीं दिया है। उसके पीछे मात्र एक ही रीजन है, और ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ, लोग बाग दिमाग से बात करते हैं। नहीं, लोगों ने तो हवा बना रखा है ना कि अभी तक कुर्सी पे है क्यों ये भाई साहब, 5 सीटें हारने के बाद तो आराम से इस्तीफा दे देते। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, 19 जिले में हम आ रहे हैं, और ये पार्टी अगर डिसीजन लेगी, 19 जिले में है जो कांग्रेस मुक्त है, इंदौर में नहीं है, देवास में नहीं है, शाहजहाँपुर में नहीं है, आपके इसमें नहीं है, केवल गुना में 2 सीटें हैं, उसके बाद भी नहीं है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियों में सामना करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम इस वक्त में अगर छोड़ेंगे, तो लोग बाग ये कह देंगे कि जब अच्छा वक्त था, जब कांग्रेस सत्ता में आने की सोच रही थी, उस टाइम पे ये पूरे उससे लगे हुए थे, और आज जैसे ही वक्त आया तो ये इस्तीफा देकर ये बढ़ लिए। अच्छा, एक और बात कहते हैं लोग तो कि इनके भाई जो है भाजपा में हैं, आप कांग्रेस में इसलिए डटे हुए हैं दोनों भाई, मतलब एक भाजपा में एक कांग्रेस में, ताकि इनका बिजनेस की जो सुरक्षा है वो बनी रहे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी एक लड़की है, पटवारी है वो, उसका ट्रांसफर हुआ था बीजेपी के शासन में राजगढ़, और उसके बाद उसको सस्पेंड किया। मैं हाईकोर्ट से स्टे लाया, मेरी बसें चलती थी भोपाल कोटा और भोपाल नीमच, 4 बसें, वो 2003 से आज तक बंद है। आपके भाई से मदद नहीं मांगते भाजपा वाले हो तो? मैं आपको एक बात व्यक्तिगत बताता हूँ, हमारी बात ही नहीं होती है, न टेलीफोन पे और न ही किसी दूसरे उस पे, और बिजनेस वाली तो बात ही नहीं होती है, सवाल ही नहीं उठता। देने वाला वो है कृष्णपाल जी, इससे क्या होगा? ये सिद्धांतों की लड़ाई थी, उसे अच्छा नहीं लगा, वो चला गया। हो सकता है और कोई रीजन हुआ हो, और कोई कारण हुआ हो। और एक बात और बता दूं मैं व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, 1 मिनट के लिए भी, एक बार भी, 1 सेकंड के लिए भी अगर वो पूछ लेता, उसने किसी से नहीं पूछा। इवन उस टाइम पे एट द रिलेवेंट टाइम मेरे पिताजी जिंदा थे, उनसे तक नहीं पूछा उसने। ये उस टाइम की बात है, तब उसने एकदम वो किसी को मालूम, हमने तो मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा कि उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपने मनाने की कोशिश नहीं की? कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते ही मना लेते कि हमारी पार्टी अच्छी है, अब तो आ जाओ भाई। जब कहा ही नहीं, मैं कैसे मनाता? जब आपने जाके ही ज्वाइन कर लिया और मुझे पता ही नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? और आने वाले समय में उनको बीजेपी टिकट दे सकती है क्या खिलचीपुर से? ये उनका लुकआउट है, मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में? मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये वो जाने, पार्टी जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने। मेरा उनसे, मैंने बोला ना आपको, मेरे उनसे मतलब दोनों भाई एक अपोजिट पार्टी में इसलिए नहीं है कि भाई बिजनेस का बचाव हो जाए, जनता के मन में चलती है ये बात। हम तो वैसे ही फकीर है, आपके जैसा फकीर मुझे बनाए सबसे पहले भगवान। उसका कारण है, मतलब फकीर का मतलब पैसेहीन से नहीं, पैसे से नहीं, मतलब श्रद्धा से। आइए समझ में, जब श्रद्धा होती है ना किसी के प्रति, तो आदमी फकीर हो जाता है, इसी के साथ सही। और फिर जिंदगी की 66 साल हो गए, मतलब आई हैव कंप्लीटेड 66 ईयर, 67 में मैं जा रहा हूँ। जो क्या थोड़ा सा खेल बचा है पिक्चर का, थोड़ी सी तो पिक्चर बची है अभी, इसलिए कि भाई बिजनेस इधर का उधर हो जाएगा, रोटी कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता रोटी। बाकी तो आपकी मेंटेलिटी के, आपके बैंक में पासबुक, इस संसार में कितने महल अट्टालिका हैं, राजा रजवाड़े और प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद हुए, दूसरी तो के चले गए, कौन संसार में रहने वाला है? ये बात है कि भाई बिजनेस के लिए चले जाएंगे, ये बिल्कुल असत्य और तथ्यहीन बात है। इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ मतलब ऊपर जितने भी कार्रवाई हुई है, हमने कभी भी, आप किसी एक उदाहरण बता दें, ये जो माट साहब हैं हजारी लाल जी,
या वो रहे, इनसे किसी से भी पूछ लेना, किसी से भी, फोन नहीं लगवाया आपने? कभी नहीं, नेवर नेवर, चाहे कितनी मुसीबत हुई झेल ली। अच्छा, ये इतने बड़ी हार का दबाव आपने कैसे, मतलब उससे ओवरकम कैसे किया आपने? मुझे भी सलाह चाहिए थी पर्सनल तौर पर क्योंकि दबाव में तो मैं भी बहुत था। एग्जिट पोल की वजह से लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया हमारा। तो वो जो ओवरकम है, वो जो प्रेशर है, वो कैसे आपने हैंडल किया अपने आप में? उसका कारण है मतलब मैं मानस में विश्वास करता हूँ, रामचरितमानस में रोजाना पढ़ता हूँ। उसमें ब्रह्म को परिभाषित किया है, भगवान को परिभाषित किया है, और उसमें लिखा है बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ये बात अगर हम विश्वास करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, राम पे विश्वास करते हैं, तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। चाहे अच्छा हो रहा है तो उसकी मर्जी से हो रहा है, और बुरा हो रहा है तो उसकी मर्जी से हो रहा बुरा वक्त तो आगे बढ़ाने के लिए आता है मेरे ख्याल से। है। नहीं है वो, उसके लिए आदमी पे जीवन, यही परमात्मा से मांगना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मांगने का भी तरीका लोगों को याद नहीं है, क्योंकि हम ब्राह्मणों में मतलब हिंदू में ब्राह्मण और मुसलमानों में फकीर मांगने में एक्सपर्ट होते हैं हम। तो मांगने का भी तरीका चाहिए परमात्मा से। वो ये नहीं कि मुझे धन दे दे, को ये भी नहीं कि मुझे दौलत दे दे, मुझे ये नहीं दे कि प्रतिष्ठा दे दे, मुझे मांगना नहीं। मुझे तो ये है कि स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, लेकिन मेरा मन मस्त रहे, मेरा मन तेरे उस पर लगा रहे, मेरे पे कोई दबाव नहीं रहे, ये मांगता हूँ बस। इसके अलावा कुछ नहीं। परिस्थितियाँ तो कैसी की, भगवान राम की पत्नी को उठा के ले गया था, इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है? उनके भाई को बेहोश कर दिया, तमाम तरह के लोग। तो रामचरितमानस जो है वो ये बताती है किसका अपमान नहीं हुआ। द्रौपदी को नंगी करने लग गए थे, कपड़े उतारने के लिए लग गए थे, एक राजा की लड़की, और उसको सार्वजनिक रूप से इस प्रकार का अपमान, किसका अपमान नहीं हुआ? हर का अपमान हुआ। हारने का भी अपमान है। लोग बाग कही नहीं, कहने की बातें भी कही, और जो जो भी कहना था वो कही, लेकिन ये सब परमात्मा का प्रसाद है। अगर अच्छा था उसे स्वीकार है, ये भी स्वीकार है। अच्छा लगा प्रकाश जी आपसे बातचीत करके। उम्मीद है लोगों को जवाब मिले होंगे उनके सवालों के, और मिलते रहेंगे। और आपको आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए भी बधाई, और उम्मीद है कि कुछ बेहतर करेंगे आप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ मतलब आप पधारे, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे आपका जो नाम है मारो राजगढ़ चैनल जो है वो बहुत लोगों में बहुत लोकप्रिय है, और विश्वास है। एक जो आपको पूछने का जो तरीका है ना, वो एक लोगों को इसलिए पसंद आता है कि एक ऐसा पत्रकार जो इस समय में इतने तीखे और जनता से संबंधित सवाल पूछते हैं, और बहुत ही मासूमियत से वो सवाल पूछते हैं। आपके इंटरव्यू मैंने बहुत के देखे हैं, अभी प्रताप मंडलोई जी का देखा था, राजा साहब का आपने इंटरव्यू देखा था, वो देखा था। लेकिन आपकी जो पूछने की जो स्टाइल है और बहुत तीखी है, लेकिन वो भी इतनी मीठी है कि अच्छी लगती है। एक शब्दों में कहूँ तो जैसे औरतें आपको याद है गालियाँ देती हैं ना, जब भोजन करते हैं तब गालियाँ देती है ना, देते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ रिवाज है, आवाज है कि वो जब ब्याही आते हैं तो खाना खाते हैं तो औरतें गीत गीत में उन्हें गालियाँ देती है। वो गालियाँ वो इसलिए देर लगाते हैं कि वो सुने। तो आप जो प्रश्न पूछते हैं वो इसी गालियों टाइप रहते हैं कि आदमी सुनने में भी मस्त होता है कि नहीं बहुत अच्छे सवाल है, और उन्हें बुरा नहीं लगता है। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात, ये एक आर्ट है, इट्स आर्ट, ये कला है। क्या आप सारे लोगों को लग जाता है प्रकाश जी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को लग जाता है। हमें तो कांग्रेस ही साबित कर दिया लोगों ने नहीं, ये एक अलग बात है, इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, इसलिए नहीं कि मैं आपकी वो कर रहा हूँ। लेकिन जैसे राय साहब से भी आपने अभी सवाल पूछे थे, बड़े साहब से, राय साहब दिग्विजय सिंह जी से भी, और इतने सवाल पूछे और साहब ने सब उत्तर दिए आपकी बातों के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक आर्ट है, ये पत्रकारिता है। ये जो पत्रकार लोक कल्याण के होता है, इसलिए नहीं, चिकाने के लिए नहीं होता है, वो चुभाने के लिए नहीं होता है, वो लोक कल्याण के लिए होता है। वो आपकी प्रतिभा को बाहर निकालने के होते हैं। मतलब आप लोग जो है वो हमारे में कितनी प्रतिभा है, ये अगर हम में ये है तो आपके प्रश्न के द्वारा आप उन्हें बाहर निकालते हैं कि इसमें कितनी योग्यता है। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम अपील कर दीजिए, हम मारो मध्य प्रदेश बनने जा रहे हैं, हम इस चैनल को बड़ा करने जा रहे हैं, तो इसके लिए 2 शब्द चाहेंगे आपके। ऐसे जो आपके चैनल के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि लोक कल्याण के लिए आप लोग जो हैं, और मैं सभी से कहूँगा कि ऐसे लोग जो हैं
मतलब कृष्णपाल सिंह राठौर साहब जैसे लोग हैं, जिन्हें एक छोटे से गांव संडावता से लेके वो दिल्ली तक अपना सफ़र अपने किसी सिफारिश के बिना अपनी योग्यता के आधार पर जिनने अपना का नाम रोशन किया है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग बहुत ऐसे चैनल भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये पूरे मध्य प्रदेश में हुआ तो इसमें मध्य प्रदेश की जनता का भला है, आपका कम और जनता का ज़्यादा भला है, क्योंकि जनता की आवाज़ जो है शासन और प्रशासन के कानों में पहुँचती है, उससे वो लोग सही मार्ग चुनते हैं और गलतियाँ हैं उनको बताते हैं। मैं मतलब ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से भी, और ये कहता हूँ कि आपका चैनल जो है वो बहुत ऊंचाइयाँ ग्रहण करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो प्रकाश जी पुरोहित थे और राजगढ़ जिले के कांग्रेस से जिलाध्यक्ष हैं। जितने सवाल पूछना थे उतने पूछे, कुछ एक सवाल छूटे होंगे तो माफ़ी चाहते हैं। बाकी अगली बार मुलाकात होगी तो कमेंट में लिखिएगा सवाल, अगर कोई छूटा हो तो इनसे ज़रूर पूछेंगे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।